अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइस, हमने स्टार्ट की थी साइंस के ऊपर सीरीज, जिसमें हम देख रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है ना, हमने देखे थे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस पे, जिस एग्जाम्स में आ रहे हैं, हम यहाँ पे उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा होने वाला है पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। साइंस से इंपॉर्टेंट पोर्शन देखें तो साइंस का अगर हम इंपॉर्टेंट पोर्शन देखें तो इसमें आ जाता है स्पेस साइंस, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसी का एक पार्ट है। ठीक है ना, मगर आज की जो हमारी वीडियो है, जो आज की जो हमने सीरीज स्टार्ट रखी है, इसका जो मेन मुद्दा है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जो बेसिक क्वेश्चन हैं या जो बेसिक साइंस है उसे क्वेश्चन आपके लिए पोज करते हैं यहाँ पे। अगर आपको स्पेस साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट इसको जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। देखते हैं वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है। जो आज हम वीडियो बनाएंगे इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको यूपीएससी के एग्जाम्स में, जेके पीएससी के एग्जाम्स में, जेके एसएसबी, जो भी सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पे जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें इनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस लगे रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कहेंगे आप अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। यहाँ पे आपको चैनल नाम नजर आ जाएगा। तो चलिए देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, साइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछने का। यहाँ पे मैं पिक भी लाइए, आप इसको देख सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारा रूल वही रहेगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आपको आंसर करना और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई प्रोटीन डिफिशियंसी। आपको बताना है ये जो मेंशन 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी डिजीज प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है। ऑप्शन है आपके पास है रिकट, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरीबेरी, ऑप्शन सी क्वाशकोर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वाशकोर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वाशकोर को हम कहते हैं प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अगर हम रिकट की बात करें तो रिकट होती है विटामिन डी की डिफिशियंसी से, याद रखना। और स्कर्वी की बात करें तो ये विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है स्कर्वी। बेरीबेरी की बात करें तो ये होती है विटामिन बी की डिफिशियंसी से। और ये जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्वाशकोर, ये जो डिजीज होती है ये होती है माल न्यूट्रिशन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स के बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो, इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन कंटेंट होता है, इनमें हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ओके, ये देखें तो मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड। सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं? ये बॉडी के अंदर राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। ठीक है ना, और ये होते हैं एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी अगर रिपेयर का पार्ट करना हो या कहीं भी चोट लग जाती है, वाउंड आ जाती है, तो वहाँ पे जो रिपेयरमेंट का काम करते हैं वो प्रोटीन का काम होता है। और इसको हम कहते हैं कि बॉडी के जो ग्रोथ होती है या फंक्शनिंग होती है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है इसको ये रेगुलेट करते हैं। कौन? प्रोटीन बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं। ओके, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें कितनी एनर्जी देते हैं? याद रखना, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव 4.2 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद हमें ये बचाते हैं, मतलब ये प्रोवाइड बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एक्ट एज एंटीबॉडीज समटाइम्स। ओके, और इनका सोर्स मेन क्या है? क्या यहाँ पे हम सोर्स इनका देख लेते हैं। इनका मेन सोर्स है मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्सेस, सोयाबीन, ये वगैरह इनका मेन सोर्स है किसका? प्रोटीन्स का। डिफिशियंसी देखें तो डिफिशियंसी से क्या होता है, हमने बोला अभी क्वाशोरकर, ये डिजीज हो जाती है जिसमें प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन हो जाता है। ठीक है ना, और मारास्मस भी डिजीज हो जाती है प्रोटीन के माल न्यूट्रिशन से। ये स्पेशली बच्चों में होती है मारास्मस डिजीज। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट इम्प्योर ब्लड। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी जो ऑप्शन है, अल्वेलाई, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ग्रेट आर्टरी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इम्प्योर ब्लड को ट्रांसमिट करती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को ट्रांसमिट करने की कोशिश करती है। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपके लिए मैंने लाई है, हमारा हार्ट है यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। यहाँ पे वेना कवा, अपर वेना ग्रस हम देखें तो ये है वेना कवा। ओके, ये है राइट एट्रम, ये है वेना कवा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये लोअर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती है। और पल्मोनरी आप देखोगे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट आर्टरम है। ये मैंने पूरी फिगर लाई है ताकि आपको आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन बॉडी। आपको बताना है कि बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है? मोस्ट अबंडेंट आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी नर्वस सेल्स, ऑप्शन सी मस्कुलर टिश्यू या ऑप्शन डी एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा?
इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन होते हैं? देखो, ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं, जो बोन्स होती हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू की किस्म होती है, लिगामेंट्स बॉडी के अंदर वो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लिगामेंट्स होते हैं बोन प्लस बोन को कनेक्ट करते हैं। टेंडन की बात करें तो ये मसल प्लस बोन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कार्टिलेजेस, उसके बाद हो जाते हैं, देखो एप्थेलियल टिश्यू की बात करें तो ये आ जाते हैं कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन दी एनिमल बॉडी। याद रखना, ये कवरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर। एग्जांपल की बात करें, स्किन, लाइनिंग ऑफ दी माउथ, लाइनिंग ऑफ दी ब्लड वेसल्स, लंग, अल्वोलाई एंड किडनी ट्यूबुल्स, ये होते हैं कुछ एपिथेलियल टिश्यू। बट ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा टिश्यू पाए जाते हैं वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंटली मैचड या करेक्टली मैचड। आपको बताना है जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं करता है। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक देता है सेल थ्योरी। ऑप्शन बी लीवन हुक ने दिया था फ्री लिविंग सेल्स। ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन देता है न्यूक्लियस के बारे में। और ऑप्शन फादर ऑफ बॉटनी है थियोफेरेस्टस। तो इसका राइट आंसर आप बताएं। ऑफकोर्स यहाँ पे मार्केट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। इनफैक्ट जो रॉबर्ट हुक है वो देते हैं सेल को, मतलब सेल का डिस्कवरी करती है, सेल थ्योरी ये नहीं देते। सेल थ्योरी हमारे पास 2 साइंटिस्ट देते हैं, उनका नाम क्या है? सफजन एंड शेल्डन। ये 2 क्या देते हैं? सेल थ्योरी देते हैं। फादर ऑफ जोलॉजी प्लस बॉटनी को देखें तो ये अरिस्टोटल है। याद रखना, बायोलॉजी इनफैक्ट जोलॉजी के जो फादर है वो अरिस्टोटल हैं और बॉटनी के फादर हैं थियोफेरेस्टस हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। आपको बताना जो फॉलोइंग 4 ऑप्शन है इनमें से प्लांट सेल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। ऑप्शन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। गोल्गी बैडीज, ये भी दोनों में होते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ऑफ कोर्स ये भी दोनों में होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में होते हैं। अगर लार्ज वैक्यूल्स की बात करें तो ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। एनिमल सेल में क्या होते हैं, या तो वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं या वैक्यूल्स होते ही नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे, देखो ये जो मैंने लाई है ये कॉमन पोर्शन की मैंने डायग्राम लाने की कोशिश की है। हमारे पास प्लांट ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ तक ये प्लांट के ऑप्शन है और यहाँ से यहाँ तक ये एनिमल का ऑप्शन है। ठीक है ना। और ये जो बीच वाला है ये कॉमन ऑप्शन है। प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता। देखिए प्लांट में देखें तो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल में स्मॉल और नो वैक्यूल होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखें तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और एनिमल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। उसके बाद अगर हम देखें तो कॉमन पोर्शन क्या क्या आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास होते हैं। उसके बाद गोल्गी एपैरेटस दोनों के पास होते हैं। उसके बाद रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये भी दोनों के पास होते हैं। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये प्लांट एंड एनिमल दोनों के पास होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़े पहले अच्छे से। वाई वाइट क्लोथ्स कीप यू कूलर एज कम्पेयर टू ब्लैक क्लोथ्स। ये पूछ रहा है कि व्हाइट क्लॉथ आपको ज़्यादा ठंडा क्यों या कूल क्यों रखते हैं एज कम्पेयर टू ब्लैक क्लॉथ्स। ठीक है ना। ये थोड़ा फिजिक्स से कंसेप्ट है, आप थोड़ा सोच के इसका आंसर करें। ऑप्शन आता है दे एब्जॉर्ब वाइट लाइट, दे होल ऑफ वाइट लाइट। पहला ऑप्शन है कि जो वाइट क्लोथ्स होते हैं वो पूरी वाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन बी है दे रिफ्लेक्ट दी होल ब्लैक लाइट या होल लाइट। तीसरा पेनिट्रेशन लाइट डज नॉट ऑकर, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट डज नॉट ऑकर। चौथा मेक दी सनलाइट, इससे क्या सूरज की रोशनी बनती है। अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना। यहाँ पे एक थोड़ा सा आप होल नहीं लेंगे। देखो हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन ऑफ, इसको हम एल्बेडो कहते हैं ना, सूरज का एल्बेडो या लाइट का एल्बेडो होता है। हम देखते हैं जो स्नो होती है या फ्रेश स्नो होती है वो 80 to 90%, 90 से 95% वो रिफ्लेक्ट कर देती है सूरज की किरणों को। ये बोलते हैं इंसोल्यूशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। सिमिलरली जो व्हाइट क्लोथ्स क्या होते हैं, व्हाइट क्लोथ्स होते हैं वो बैक कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक व्हाइट क्लोथ है, यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ये 95% तक क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ये बात याद रखना। अगर हम ब्लैक क्लोथ्स की बात करें तो ब्लैक क्लोथ्स क्या होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट करते हैं। ठीक है ना। लाइट को ब्लैक क्लोथ्स क्या करते हैं, ब्लैक क्लोथ्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ में इमिट करते हैं। बट व्हाइट क्लोथ्स क्या होते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ब्लैक क्लोथ्स क्या होता है, ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, देखो गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज इमिटर ऑफ लाइट। याद रखना, एक तो एब्जॉर्ब करते हैं दूसरी लाइट को इमिट करते हैं। व्हाइट में क्या होता है, बैड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। व्हाइट क्लोथ्स या व्हाइट ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते बट रिफ्लेक्ट अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओशन करंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, आपको बताना है जो समुद्र के अंदर करंट चलते हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, कन्वेक्शन के, कंडक्शन के, इंसुलेशन के या रेडिएशन के। ये असल में यहाँ पे कंसेप्ट है हीट ट्रांसफर का कि ओशन के जो करंट के जरिए मतलब वो जो हीट ट्रांसफर करता है वो किस मेथड से करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कन्वेक्शन। ठीक है ना।
ओशन करंट को हम कभी कभी कन्वेक्शनल करंट भी कहते हैं। अब देखो ओशन के अंदर कितनी तरह की मूवमेंट्स होती हैं। इन ओशन हमारे पास 3 तरह की मूवमेंट होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आता है हमारे पास ओशन करंट, दूसरे नंबर पे आता है ओशनिक वेव्स, ठीक है ना, और तीसरे नंबर पे आ जाता है टाइड्स। ये 3 मूवमेंट्स होती हैं ओशंस के अंदर, ठीक है ना। अगर हम इसमें देखें तो ग्रेटर जो मूवमेंट होती है, ये जो लार्ज नंबर ऑफ मूवमेंट होती है वो कहती है ओशन करंट से, ठीक है ना। ओशन करंट के होते हैं, ओशन करंट की वजह से क्या होता है, जो ओशन का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है या रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अर्थ है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये अर्थ है, ये पोल है, ये भी पोल्स हैं, ये इक्वेटर है। इक्वेटर से करंट मूव करते हैं पोल की तरफ। यहाँ पे जो वार्म वाटर होता है वो जाता है कोल्ड वाटर की तरफ, और जो कोल्ड वाटर होता है वो मूव करता है टुवर्ड्स द इक्वेटर। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे जो इक्वेटर से होते हैं वो किसकी तरफ, पोल की तरफ मूव करते हैं। पोल से कोल्ड वाटर कहाँ पे ट्रांसफर होता है, इक्वेटर की तरफ। और इससे क्या होता है, ओशन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वहाँ पे जो हीट बैलेंस होता है ओशन का वो मेंटेन रहता है। ऑलराइट, आई समझ आपको। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द वर्टिकल मोशन। कन्वेक्शन क्या होता है, हाँ एक और बात लिखते हो, कन्वेक्शन होता है वर्टिकल मोशन, या यहाँ पे ओशन की बात करें तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है। मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर हीट। यहाँ पे मीडियम, अगर कन्वेक्शन की बात करें तो मीडियम रिक्वायर होता है ट्रांसफर हीट के लिए। उसे मीडियम पार्टिकल कैरी हीट, मीडियम ऑलवेज रिमेन्स मोशन, ठीक है ना। कन्वेक्शन ओकर इन लाइट एंड गैसेस। कन्वेक्शन किस किस में होती है, लाइट में, सॉरी लिक्विड्स में होती है और गैसेस में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन कहाँ पे होती है, सॉलिड पार्टिकल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन कहाँ पे होता है, रेडिएशन सिर्फ कहाँ पे होता है, गैसेस में होती है। अब देखोगे जो सनलाइट होती है वो रेडिएशन है, रेडिएशन को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर स्काई वुड अपीयर। ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर ना होता अर्थ का तो जो हमें स्काई है, जो हमें ग्रीन या ब्लू कलर का नजर आता है, सॉरी इट्स नॉट ग्रीन, इट्स ब्लू कलर। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हमें कौन सा कलर नजर आता है यहाँ पे। ऑप्शन है आपके पास डीप रेड, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। देखो अगर साइंटिस्ट जब आप स्पेस में जाओगे तो आपको जो कलर नजर आएगा वो कैसा, जो आसमान का जो स्काई का कलर नजर आएगा, जो स्पेस का कलर नजर आएगा। इनफैक्ट आसमान होता ही नहीं है, जो होती है वो स्पेस होती है, और उसका कलर ऑलवेज ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक होता है। इस पे से रीजन क्या है, देखो हमारे पास ये जो ब्लू कलर है ना, ये स्काई का, इट्स बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर रिफ्रेशिंग की वजह से हमें जो स्काई नजर आता है वो ब्लू नजर आता है। इनफैक्ट स्काई का कोई कलर नहीं है, ये याद रखना। बिकॉज देयर इज नो स्कैटरिंग एंड लाइट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना होता तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना होती, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना होती तो हमें जो आसमान का कलर नजर आता वो ब्लैक नजर आता। और याद रखना आसमान कोई नाम कोई चीज नहीं है, बस स्पेस कोई आसमान हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज टीथ। पूछ रहा है कि डेंटिस्ट कौन सा, डेंटिस्ट जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं ताकि उनको बड़ी इमेज नजर आए। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या सिलेंड्रिकल मिरर। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है। कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। कनकेव मिरर की बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। ये लाइट को कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यूज कहाँ पे होते हैं, टॉर्च में यूज होते हैं, सर्च लाइट में यूज होते हैं, व्हीकल्स हेडलाइट में यूज होते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कनकेव मिरर, ये दोनों अलग है। यहाँ पे कनकेव मिरर की बात हो रही है, इसको इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इस्तेमाल हमने पूछा, हमने अभी बताया कि टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है, व्हीकल हेडलाइट में यूज होता है, शेविंग मिरर में यूज होता है, एंड कंसंट्रेशन मतलब सूरज की लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए सोलर फर्नेसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इन एथलीट रन बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑफ। हम देखते हैं कि अगर किसी भी एथलीट को अगर लंबा जंप लगाना होता है तो वो थोड़ा सा स्टार्टअप लेता है, थोड़ा पीछे जाता है, थोड़ा मोशन पकड़ता है और फिर वो क्या करता है, मतलब वो जंप करता है। वो क्यों करता है ऐसा, असल में क्या होता है, उसको करना होता है इनर्शिया ऑफ मोशन गेन करने के लिए, ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन गेन करने के लिए जब उसकी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, पहले देखो पहले वो रेस्ट पे होता है, ठीक है ना, फिर वो थोड़ा सा इनर्शिया ऑफ मोशन गेन करने की कोशिश करता है। जब उसकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जब वो अचीव कर लेता है कुछ काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी वजह से एक एनर्जी क्रिएट होगी, तो उसकी वजह से वो लॉन्ग जंप कर सकता है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रीन कलर सीन इन द फायरवर्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर होता है फायरवर्क में। फायरवर्क क्या होते हैं, फायर क्रैकर जो होते हैं, आप देखोगे दीपावली होते हैं या जो भी फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे पटाखे जलाए जाते हैं, और पटाखों में जो कलर होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो ग्रीन कलर होता है उन पटाखों में वो किस गैस की वजह से होता है या किस एलिमेंट की वजह से होता है। ऑप्शन है आपके पास सोडियम, बैरियम, क्रोमियम एंड स्ट्रोटियम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बैरियम की वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर होता है किसका, फायर क्रैकर्स का। और ऑप्शन देख लेते हैं, उनमें व्हाइट कलर किस वजह से होता है, मैग्नीशियम की वजह से। रेड कलर किसकी वजह से होता है,
स्ट्रोंटियम की वजह से रेड कलर होता है फायर क्रैकर का। ब्लू कलर देखें तो कॉपर की वजह से, और येलो कलर देखें तो सोडियम की वजह से येलो कलर उनका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेट्रिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा पॉलीमेट्रिक मटेरियल इस्तेमाल होता है। आपके पास है रेयान, केवलर, नयान 66, डेक्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवलर। देख लेते हैं थोड़ा सा। रेयान जो होता है वो आर्टिफिशियल सिलिक बनाता है, ठीक है ना। सिंथेटिक पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक जो पॉलीमर होता है वो पॉलीथीन होता है, नायलॉन होता है, और लॉन होता है या डेक्रॉन होता है। नायलॉन 66 की बात करें, 66 जो होता है नायलॉन, यहाँ पे 66 है, यहाँ पे कॉमा पड़ गया तो लेट इट इग्नोर करो इसको। फिशिंग नेट्स होती हैं, रोप्स होती हैं, ETC होती हैं। PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर या ड्रेनेज पाइप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, ठीक है, मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। पूछ रहा है कि एवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके रिलेटेड यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो कौन सी ठीक है। ऑप्शन ए है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ह्यूमिडिटी पे एवापोरेशन डिपेंड नहीं करता, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। देखो, ह्यूमिडिटी पे डायरेक्ट डिपेंड करता है एवापोरेशन। इट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग सरफेस, दूसरे को छोड़ देते हैं, तीसरे को देखते हैं। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब विंड स्पीड होती है या विंड की स्पीड जब इंक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। इसका रिएक्ट अगर हम देखें तो इसका उल्टा ही होता है। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज होगी, ये तो आम बंदे को भी पता है, ये फॉल्स ही होने वाला। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इतना ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन होगी, ठीक है ना, प्रोवाइडेड अदर कंडीशन कांस्टेंट होगी। मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखो, एक मिनट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन लेने की कोशिश करूँगा। एंड यहाँ पे देखो, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना। देखो, सपोज ये क्या है, समुद्र है, ये हमारे पास क्या है, वाटर है। अब यहाँ पे वाटर बॉडी है और यहाँ पे चंदा मामा है, नहीं सूरज है, ये यहाँ पे सूरज की रेज नीचे आती हैं, ठीक है ना। देखो, ये सूरज से रेज निकलती हैं। देखो, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा इतनी ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन होगी। यहाँ पे सूरज की रेज पड़ेंगी, ये पहाड़ हैं बाकी। अब ये सोचोगे सर ये सूरज तो पहाड़ों के करीब आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक स्क्रीन छोटी है इसलिए इमेजिन कर लो आप इसको। यहाँ से एवापोरेशन होगी, देखो इतना बड़ा एरिया तो इतनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी। सपोज अगर हम देखेंगे सी लेवल यहाँ पे है, ठीक है ना, सी लेवल यहाँ पे है, तो इतनी ज़्यादा क्या होगी, एवापोरेशन होने के चांसेस हैं। और ये इसका अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी आता है, इसलिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगी इतनी रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होने की चांसेस होगी। एवापोरेशन होगी तो उसके बाद रेनफॉल होने के चांसेस होंगे, ये क्लाउड बन गई और फाइनली क्या होगी, इसे रेनफॉल होगी। ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पहले पढ़ लें आप अच्छी तरह से। लेटमस सोल्यूशन इज ए वायलेट कलर्ड पिगमेंट, जो लेटमस सोल्यूशन होता है उसका वायलेट कलर होता है। विच इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये पूछ रहा है कि जो लेटमस होता है, जो ये पेपर होता है या ये जो एलिमेंट होता है या ये जो चीज़ होती है, ये कहाँ से हम हासिल करते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन, आप इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जो लाइकन होता है उसे हम क्या लेते हैं, लिटमस लेते हैं। नेचुरल जो इंडिकेटर होते हैं वो होते हैं, एक तो लिटमस होता है और टर्मरिक को हम एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। देखो, लिटमस कहाँ पे यूज़ होता है, ये एसिड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। हमारे पास एसिड्स एंड बेसेस हैं, उनको जानने के लिए, मतलब कौन सा चीज़ एसिड है या कौन सी चीज़ बेस है, उनको यूज़ कर, मगर उनको जानने के लिए हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जिस तरह लिटमस है, जिस तरह टर्मरिक है, ये नेचुरल है। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल पैथालीन है, ये नेचुरल, ये सिंथेटिक है, ये हम लैबोरेटरी में बनाते हैं। तो अब है आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन के लिए कौन सी गैस हम इस्तेमाल करते हैं। आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको बोलेंगे आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।